पिछले वीडियो में हम लोगों ने 19वीं सदी और 20वीं सदी में के आंदोलन, कृषक आंदोलनों में अंतर देखा था और 19वीं सदी के आंदोलन भी देखे थे। इस बार देखेंगे 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलनों के बारे में। उससे पहले हम लोग देखते हैं नील विद्रोह, जो कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत किसान आंदोलन था। तो ये मेंस के महत्वपूर्ण है मेंस के लिए, इसलिए इसको भी देखते हैं। तो नील विद्रोह का परिचय, कारण, घटनाक्रम, परिणाम और निष्कर्ष में क्रम में देखेंगे। पहले भूमिका या परिचय में क्षेत्र, वर्ष, नेतृत्वकर्ता, कारण और विशेषता के आधार पर एक परिचय बनाएंगे। जो लिखा हुआ है, जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद शासन के अंतर्गत बंगाल के नदिया जिले के नील किसानों द्वारा ब्रिटिश शोषण का विरोध किया गया। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 से 60 में किए गए किसान विद्रोह को भारत का प्रारंभिक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह माना जाता है। कारण क्या थे? तो नीलहो, जो कि बागान मालिक थे, उनके द्वारा किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया जाता था। नील की खेती के लिए जबरन बाध्य किया जाता था और ददनी प्रथा के माध्यम से किसानों को न्यूनतम मूल्य पर उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। नील की फसल से नील निकालना किसानों के लिए काफ़ी कष्टदायक होता था और नील फसल से भूमि की उर्वरा शक्ति भी छीन हो जाती थी। किसानों को नील की खेती छोड़ने के बदले बड़ी मात्रा में मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जाता था। नील उत्पादन को वास्तविक लाभ नील उत्पादन जो होता था उसका वास्तविक लाभ बिचौलिए ले लेते थे, जो मतलब कम दाम में खरीद कर और फिर अंग्रेजों से अधिक दाम में बेच देते थे, जो कि जमींदार ही होते थे मुख्यतः, या बागान मालिक होते थे। तो ये सब कारण प्रमुख थे जिसके कारण नील विद्रोह सामने आया। घटनाक्रम क्या हुआ था? तो 1859 में नदिया के किसानों ने नील के उत्पादन को अस्वीकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय किसान दिगंबर विष्णु विश्वास ने किया। किसानों ने बागान मालिकों, जमींदारों और साहूकारों आदि का बहिष्कार किया। साथ ही बागान मालिकों के समर्थकों का भी सामूहिक बहिष्कार किया। किसानों के विद्रोह को बुद्धिजीवी वर्ग ने भी समर्थन दिया, जैसे कि हिंदू पैट्रियट में संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने पत्र पत्रिकाओं में इस विरोध का चर्चा किया और किसानों की दुर्दशा को उजागर किया। विद्रोह ने ब्रिटिश सेना का हस्तक्षेप हुआ और फलतः 1860 में इसे दबा दिया गया। परिणाम क्या हुआ? तो 1860 में ब्रिटिश द्वारा नील आयोग का गठन किया गया। आयोग की अनुशंसा पर जबरन नील की खेती को प्रतिबंधित कर दिया गया। विद्रोह के पश्चात इस क्षेत्र में नीलहो का पलायन हो गया और निष्कर्षतः ब्रिटिश शोषणकारी व्यवस्था के विरोध में नील विद्रोह किसान के प्रथम सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में उभरा और किसानों की सफलता और किसान विद्रोह के साथ साथ राष्ट्रीय विद्रोह को भी प्रेरित किया। ये एक प्रमुख निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है। ये एक प्रमुख क्वेश्चन था जिसको हमने लिखा। ये 2 क्वेश्चन मिले हैं। अब देखते हैं 20वीं सदी के कृषक आंदोलन के बारे में। पहले आता है चंपारण विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 के अंदर, इसको विद्रोह नहीं, चंपारण सत्याग्रह कहेंगे, 1917 में होता है और चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी जैसे क्षेत्रों में ये उभरता है। 3 गठिया प्रणाली के विरोध में 3/20 भाग में, यानी 20 कट्ठे के 3 गट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था और बाजार पर बागान मालिकों को नील बेचना पड़ता था कम मूल्य पर। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में 1916 में आमंत्रण किया गया और राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर और आचार्य कृपलानी अन्य नेताओं का इसको समर्थन मिला। FG सलाई, जो कि नेतृत्व एक आयोग बनाया गया था जो कि गांधी जी की सदस्यता में, उसका नेतृत्व किया था, जो कि HG सलाई था, अंग्रेज।
बगान मालिक 25% राशि वापस करने के लिए बगान मालिकों ने तैयार किया गया और चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। 3 कठिया प्रणाली इस प्रकार समाप्त हो गया। इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में होता है। खेड़ा गुजरात है, गुजरात में, और फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किए जाने के कारण ये उत्पन्न होता है। भूमि कर नियमों के मतलब उत्पादन साधारण उपज 25% के विपरीत बर्बाद हो जाता था। मतलब जितना उत्पादन होता था उस फसल का 25% के आसपास बर्बाद हो जाता था। क्यों? तो भूमि कर नियमों के कारण। नेतृत्व करता महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल थे। आंदोलन का प्रारंभ मोहनलाल पांड्या द्वारा किया गया। मालगुजारी की अदायगी के कारण न करने के कारण इसका विद्रोह या सत्याग्रह हुआ। बाद में गांधी जी आंदोलन से जुड़े और विट्ठल भाई पटेल के साथ जांच पड़ताल की और किसानों की मांग को जायज माना। आगे किसानों को लगान अदायगी न करने की शपथ दिलाई गई और फिर सरकार के द्वारा गरीब किसानों पर लगान माफी के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद अवध के किसान आते हैं। अवध आंदोलन, जिस किसान आंदोलन में प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर फैजाबाद यानी यूपी में मुख्यतः हुआ। अवध अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू करने के विरोध में हुआ था। अवध मालगुजारी में लगान की बढ़ोतरी थी और तालुकदारों तथा जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, जिसके कारण ये सत्याग्रह उत्पन्न हुआ। नेतृत्वकर्ता झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1 लाख किसानों ने अपनी शिकायत प्रतापगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के पास दर्ज कराया। उसके बाद 1921 में अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम पारित कर किसानों को कुछ राहत देने का प्रयास किया गया। उसके बाद 1917 से 1919 में लगान बढ़ा। उसके बाद 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसको असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। दरभंगा किसान आंदोलन को 1920 से 22 में उत्पन्न हुआ। इसका द्वितीय चरण। इसके अंतर्गत दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा और मुंगेर के क्षेत्रों में विद्रोह उत्पन्न हुआ या आंदोलन उत्पन्न हुआ। जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध में ये संघर्ष था और लगान वसूली के क्रम में अत्याचार के विरोध में जंगल से 1922 में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। कालांतर में महाराज ने किसानों की कुछ मांगों को स्वीकार किया। दरभंगा राज्य के विरोध में यह किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेतृत्वकर्ता स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद और बाबू रामदयालु सिंह, बाबू कृष्ण सिंह थे। इसके बाद आता है एका आंदोलन। ये बाराबंकी, हरदोई और बहराइच में, सीतापुर में जो कि यूपी में है मुख्यतः हुआ था। इसमें भी लगान वृद्धि ही प्रमुख कारण था और नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। कृषकों को राहत के लिए 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम तथा 1939 में यूपी काश्तकारी नियम लागू किया गया या पारित किया गया। उसके बाद मोपला विद्रोह जो कि द्वितीय चरण में हुआ 1921 में मालाबार क्षेत्र में हुआ था, जो कि अधिक लगान और मनमानी बेदखली के विरोध में हुआ था। नेतृत्वकर्ता अली मुदलियार थे, जो कि जमींदार काश्तकारों के संबंध को तय करने के लिए कानून बनाने की मांग की और गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने क्षेत्र का दौरा किया। विद्रोह हिंसात्मक तथा सांप्रदायिक होने के कारण धीरे धीरे राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और अतः 1921 में अंत तक मोपलाओं के विरोध को दमन कर दिया गया और इसको शांत कर दिया गया। ये मुख्यतः केरल में हुआ था। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह आता है 1928 में, जो कि सूरत के बारदोली और तालुका क्षेत्र में हुआ था, गुजरात के क्षेत्रों में। और कपास की गिरती कीमतों के बावजूद मालगुजारी में 30% की वृद्धि के कारण ये हुआ था सत्याग्रह। और नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारंभ में इस आंदोलन को कल्याण जी तथा कुंवर जी मेहता ने संगठित किया तथा बाद में इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। किसानों इसका न्यायिक अधिकारी
ब्रूमफील्ड तथा एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा लगान घटाकर 6% के आसपास कर दिया गया, यानी 6.03%। इसके बाद पंजाब के किसान आंदोलन आता है। ये जालंधर और अमृतसर होसी यापुर लेलपुरा शेखपुरा जैसे क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। ये भू राजस्व कटौती और ऋण के भुगतान का लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण और राजस्व का पुनर्निर्धारण नहर कर में वृद्धि के कारण हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता सोहन सिंह। इसको ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसका सिर्फ ये डेट याद करना है कि पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 1940 में हुआ था। उसके बाद आता है तेभागा आंदोलन, ये 1946 में हुआ था। इसका क्षेत्र दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना, ये मुख्यतः बंगाल में हुआ था। ये बटाईदार ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे, तो इसी के विरोध में ये आंदोलन हुए थे, इसी के उद्देश्य से हुए थे। नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। क्लाउड कमीशन की रिपोर्ट के बटाईदारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने किया। सुहार मुस्लिम मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी 1947 को कलकत्ता में गजट में बंगाल बटाईदारों अस्थायी नियमन विधेयक पारित किया और 19 जिलों में 60 लाख किसानों आंदोलन में शामिल हुए और कुछ स्थान पर यह हिंसक झड़पें उत्पन्न हुई और सरकारी दमन और कांग्रेस तथा लीग की उदासीनता एवं सांप्रदायिक दंगों के कारण आंदोलन स्थगित हो गया। इसी को कहते हैं तेभागा, यानी 1/3 भाग जो बटाईदार थे वो जोतदारों को देते थे। इसके बाद आता है तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में हुआ था 1946 और 51 के बीच। ये कम दाम पर अनाज वसूली और जमींदारों को के गुंडों तथा उनके समर्थक पुलिस तथा कुठार व घात के विरोध में निजाम और जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों के विरुद्ध यह संघर्ष हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कोई नहीं थे, सामूहिक नेतृत्व हुआ था और इसमें निजाम सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी तथा आंध्र किसानों सभा की गैर कानूनी घोषित कर उसे समाप्त कर दिया। बकास्त कृषक आंदोलन फिर 1938 से 47 के बीच हुआ, जो कि बिहार, मुंगेर, गया, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ था। 1937 से 38 भी कहा जाता है कहीं कहीं। इसमें जमींदारी प्रथा को विरोध में चलाया गया ये आंदोलन और जमींदार द्वारा प्रतिबंधित बकास्त आंदोलन। बकास्त जमीन, जो कि बकास्त जमीन वैसे जमीनों को कहते थे जो जिसका किराया नहीं देते थे वो अंग्रेजों को, जमींदार। तो बकास्त वह भूमि है जो मूल रूप से किराएदारों की थी, लेकिन बकाया भुगतान न करने के बदले जमींदारों ने उन पर कब्जा कर लिया। इसलिए ये जमींदारों के विरोध में ये आंदोलन उत्पन्न हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता सहजानंद सरस्वती थे, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, मुख्यतः सहजानंद सरस्वती याद करना है। और ये बिहार में 3 मुख्य आंदोलन हुए, जो कि चंपारण सत्याग्रह, दरभंगा सत्याग्रह या उसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, उसके बाद बकास्त सत्याग्रह। ये 3 प्रमुख आंदोलन हुए। उसके बाद किसान सभा के बारे में है थोड़ा सा, जिसमें सहजानंद सरस्वती की अहम भूमिका रही। उसके बाद ये समाप्त हुआ 20वीं शताब्दी के मुख्य किसान आंदोलन।